एवरीवन, जीके जीएस दृष्टि में आपका स्वागत है। तो हम शुरू कर रहे हैं डेली करेंट अफेयर। डेली करेंट अफेयर में आज है गोरखपुर के ताल कंदला में 27 एकड़ ज़मीन पर बनेगा एक्वा पार्क। कहाँ बनेगा? गोरखपुर के ताल कंदला में। तो ये देखिए, चर्चा में ये क्यों रहा था? 13 नवंबर 2023 को मीडिया में मिली जानकारी के अनुसार गोरखपुर के सदर तहसील के ताल कंदला में एक्वा पार्क बनाया जाएगा, जिसके लिए 27 एकड़ ज़मीन चिन्हित की गई है। इस महत्वाकांक्षी योजना से मछली पालकों को काफ़ी फायदा होगा। प्रमुख बिंदु इसका क्या है, देख लेते हैं। इस एक्वा पार्क के चालू हो जाने पर मछली पालन से जुड़े लोगों को काफ़ी लाभ मिलेगा। एक्वा पार्क में मछली की नई प्रजातियां तैयार की जाएगी और मछली के बीज को लेकर शोध होगा। साथ ही यहां पर मत्स्य बीज बैंक, मत्स्य पालन, मत्स्य प्रसंस्करण लेकर कई सुविधाएं होगी। गोरखपुर के साथ मथुरा में भी एक्वा पार्क स्थापित किया जाएगा। गोरखपुर के ताल कंदला में पहले पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय के लिए ज़मीन दी गई थी, लेकिन वो लैंड होने से मिट्टी भरपाई का काम अधिक होने के कारण इस जगह को एक्वा पार्क के लिए उपयुक्त पाया गया। आगे यह विदित हो कि गोरखपुर के आसपास के क्षेत्र में निषाद समाज के लोगों की संख्या काफ़ी अधिक है। गोरखपुर में एक्वा पार्क खुल जाने से इससे जुड़े व्यवसाय को गति मिलेगी और पास के जिलों के मछली पालकों को काफ़ी फायदा होगा। तो ये देखिए गोरखपुर का एक्वा पार्क। तो इस तरह से बनाया जाएगा। अब हम डेली एमसीक्यू शुरू कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेली एमसीक्यू। एमसीक्यू शुरू करने से पहले एक और जो है करंट अफेयर उसको देख लेते हैं। निःशुल्क रसोई गैस सिलेंडर वितरण अभियान का शुभारंभ। निःशुल्क रसोई गैस सिलेंडर रिफिल वितरण अभियान का शुभारंभ हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में लोक भवन में आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की लाभार्थी महिलाओं को निःशुल्क रसोई गैस रिफिल वितरण अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने होली के मौके पर मार्च के महीने में भी फ्री रसोई गैस देने की घोषणा की। प्रमुख बिंदु क्या है? तो देखिए, प्रमुख बिंदु है लोक भवन में आयोजित समारोह। यहाँ देखिए, लोक भवन में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री सांकेतिक रूप से 10 लाभार्थियों को सब्सिडी की राशि के चेक का वितरण भी किया। योजना के शुभारंभ के मौके पर 54 लाख से अधिक परिवारों के लिए सब्सिडी की राशि तेल कंपनियों के खाते में भेजी गई। योजना के शुभारंभ के मौके पर मुख्यमंत्री ने लोक कल्याण संकल्प पत्र जिक्र करते हुए कहा 2022 के विधानसभा चुनाव से पूर्व संकल्प पत्र में दीपावली और होली में मुफ्त गैस सिलेंडर उपलब्ध करने की घोषणा की गई थी। उसी क्रम में इस योजना का शुभारंभ किया जा रहा है। निःशुल्क रसोई गैस सिलेंडर का लाभ प्रदेश के 1.75 करोड़ परिवारों को मिलेगा और सब्सिडी मद में राज्य सरकार 2312 करोड़ रुपये व्यय करेगी। तो ये यहाँ पे देखिए वितरण का शुभारंभ कार्यक्रम चल रहा है। और नेक्स्ट जो है अब हम करंट अफेयर के बाद अब हम शुरू कर रहे हैं एमसीक्यू। डेली एमसीक्यू शुरू कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, स्पेस 2030 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पहल विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा शुरू की गई है। इसका उद्देश्य अपवर्तन दोष में सुधार के प्रभावशाली वैश्विक कवरेज में 2030 तक 40% की वृद्धि के लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो तब तक आप सोचिए क्या आंसर होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, लास्ट में हम इसका एनालिसिस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2023। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2023 किस देश के अर्थशास्त्री को प्रदान किया गया है? ए है संयुक्त राज्य अमेरिका, बी है पोलैंड, सी है जर्मनी, डी है जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी? प्रथम पंचवर्षीय, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वतंत्रता पूर्व रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम गवर्नर कौन थे? सी.डी. देशमुख, सर ऑसबोर्न स्मिथ, हिल्टन यंग, एल.के. झा। तो इसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
भारतीय नागरिकता प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रत्येक व्यक्ति जिनका जन्म संविधान लागू होने अर्थात 26 जनवरी 1950 को या उसके पश्चात भारत में हुआ हो, वो जन्म से भारत का नागरिक होगा। भारत के बाहर अन्य देश में भी 26 जनवरी 1950 ईस्वी के पश्चात जन्म लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसका जन्म के समय उसकी माता और पिता दोनों भारत के नागरिक हो। तो पूछ रहा है कौन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है उत्तर प्रदेश के किन किन स्थानों में से गुप्तकालीन मंदिरों के साक्ष्य मिलते हैं। ऑप्शन ए है देवगढ़, बी है दूसरा है भितरगांव, तीसरा है भीतरी। तो यहाँ ऑप्शन दिया हुआ केवल 1, केवल 2, केवल 3, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश राज्य का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन है वाराणसी, प्रयागराज, मेरठ, अलीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद की स्थापना भारत सरकार द्वारा किस वर्ष की गई थी। 1978, 1983, 1987, 1992। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। एकिडीना एवं प्लेटिपस जीव स्तनधारी वर्ग के किस उपवर्ग से आते हैं। ऑप्शन है प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया, यूथीरिया, उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हेरोन मार्क 2 ड्रोन के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। हेरोन ड्रोन मार्क 2 सैटेलाइट से नियंत्रित होने वाला ड्रोन है जो 250 किलोग्राम हथियार लेकर उड़ सकता है। इजराइल द्वारा निर्मित यह ड्रोन एक बार में 36 घंटे तक उड़ान भरने में सक्षम है। तो ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 और न 2। अब हम सबका एनालिसिस देखते हैं, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है स्पेक्स 2030 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पहल विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा शुरू किया गया, सही है। इसका उद्देश्य अपवर्तन दोष के सुधार के प्रभावशाली वैश्विक कवरेज में वर्ष 2030 तक 40% की वृद्धि को लक्ष्य प्राप्त करना है, यह भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। एक्सप्लेन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन दिया है कि निम्न और मध्यम आय वाले देश में नेत्र देखभाल की सुविधाओं तक पहुंच एक बड़ी चुनौती है। इसे देखते हुए WHO ने स्पेक्स 2030 पहल की शुरुआत की है। स्पेक्स 2030 पहल का लक्ष्य गुणवत्तापूर्ण नेत्र देखभाल सुनिश्चित करने हेतु करते हुए चश्मा से संबंधित समस्या को समाधान करने में सदस्य देशों की मदद करना है। इसका उद्देश्य अपवर्तन दोष में सुधार के प्रभावशाली वैश्विक कवरेज में वर्ष 2030 तक 40% तक की वृद्धि के लक्ष्य को प्राप्त करना है। दूसरा क्वेश्चन है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2023 किस देश के अर्थशास्त्री को प्रदान किया गया है। तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के अर्थशास्त्री को प्रदान किया गया है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या है एक्सप्लेनेशन। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2023 संयुक्त राज्य अमेरिका की अर्थशास्त्री क्लॉडिया गोल्डिन को प्रदान किया गया है। उनकी शोध श्रम बाजार में स्त्री पुरुष के मध्य होने वाली भेदभाव से संबंधित समझ को बेहतर बनाता है। गोल्डिन इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाली तीसरी महिला है एवं इसके पूर्व यह सम्मान 2009 में एलिनोर ओस्ट्रोम और ओलिवर ई विलियमसन को और वर्ष 2019 में एस्थर डुफ्लो एवं उनके सहयोगी अभिजीत बनर्जी और माइकल क्रेमर को मिला था। गोल्डिन द्वारा लिखी गई किताबें हैं अंडरस्टैंडिंग द जेंडर गैप, एन इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ अमेरिकन वुमेन, करियर एंड फैमिली वुमेन सेंचुरी, लॉन्ग जर्नी टूवर्थ इक्विटी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 निम्नलिखित में कौन सी पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। ए है प्रथम पंचवर्षीय योजना। इसका आंसर हो जाएगा जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था को संतुलित विकास की प्रक्रिया को आरंभ करना था। हेराल्ड डोमर मॉडल के अनुसार पूंजी उत्पाद अनुपात तथा श्रम उत्पाद अनुपात को स्थिर माना गया है। डोमर मॉडल के अनुसार शुद्ध निवेश की दोहरी भूमिका होती है, जहाँ एक तरफ यह उत्पादन क्षमता को बढ़ाता है वहीं दूसरी ओर यह आय का सृजन करता है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है स्वतंत्रता पूर्व रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये प्रथम गवर्नर जनरल थे सर ऑसबोर्न स्मिथ। और एक्सप्लेन दिया हुआ है कि सर ऑसबोर्न स्मिथ स्वतंत्रता पूर्व रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम गवर्नर थे और प्रथम भारतीय एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर सी.डी. देशमुख थे। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय एल.के. झा आर.बी.आई के गवर्नर थे। हिल्टन यंग आयोग पहला आयोग था जिसने केंद्रीय बैंक के रूप में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की संस्तुति की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है भारतीय नागरिकता प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। प्रत्येक व्यक्ति जिसका जन्म संविधान लागू होने अर्थात 26 जनवरी 1950 को ईस्वी को या उसके पश्चात भारत में हुआ हो, वो जन्म से भारत का नागरिक होगा। भारत के बाहर अन्य देश में 26 जनवरी 1950 के पश्चात जन्म लेने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा यदि इसके जन्म के समय उसकी माता और पिता दोनों भारत के नागरिक हो। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 2 सही नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, इसका एक्सप्लेन हम देख लेते हैं। एक्सप्लेन दिया हुआ है कि भारत में एक एकल नागरिकता का प्रावधान है। निम्नलिखित में से किसी एक आधार पर भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। प्रत्येक व्यक्ति जिसका जन्म संविधान लागू होने अर्थात 26 जनवरी 1950 ईस्वी को उसके पश्चात भारत में हुआ हो, वो जन्म से भारत का नागरिक होगा। भारत के बाहर अन्य देश में 26 जनवरी 1950 के पश्चात जन्म लेने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता में कोई भारत का नागरिक हो। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के किन किन स्थानों से गुप्तकालीन मंदिरों के साक्ष्य मिलते हैं? देवगढ़, भीतरगांव, भीतरी। तो इसका आंसर हो जाएगा तीनों सही है। देवगढ़ से भी, भीतरगांव से भी, भीतरी से भी गुप्तकालीन मंदिरों के साक्ष्य मिलते हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। इसका एक्सप्लेन हम देखते हैं। उत्तर प्रदेश के देवगढ़, झांसी, भीतरगांव, कानपुर तथा भीतरी गाजीपुर में गुप्तकालीन मंदिरों के साक्ष्य मिलते हैं। राज्य में मौर्यकालीन स्थापत्य कला के सर्वोत्तम नमूने सारनाथ, कौशाम्बी, कुशीनगर आदि स्थानों से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। उत्तर प्रदेश राज्य का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ए है वाराणसी, बी है प्रयागराज, सी है मेरठ, डी है अलीगढ़। तो इसका आंसर हो जाएगा बी प्रयागराज। इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रयागराज। तो ये जो है ये इसका एक्सप्लेन दिया हुआ है। उत्तर प्रदेश राज्य का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय है जो प्रयागराज में स्थित है। राज्य का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय वाला जिला लखनऊ है। उत्तर प्रदेश में 3 डीम्ड विश्वविद्यालय हैं। कितने डीम्ड विश्वविद्यालय हैं? 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद की स्थापना भारत सरकार द्वारा किस वर्ष की गई थी? 1978, 1983, 1987, 1992। तो इसका एक्सप्लेन दिया हुआ है। राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद की स्थापना भारत सरकार द्वारा वर्ष 1983 में की गई थी। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री एवं केंद्रीय जल संसाधन मंत्री इसके उपाध्यक्ष होते हैं। जल संसाधन मंत्रालय का सचिव इस परिषद का सचिव होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। एक्टिना और प्लेटिपस जीव स्तनधारी वर्ग के किस वर्ग से आते हैं? तो ए है प्रिटोथीरिया, बी है मेटाथीरिया, सी है यूथीरिया, डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा एक्टिना एवं प्लेटिपस स्तनधारी वर्ग। एक्टिना एवं प्लेटिपस स्तनधारी वर्ग के प्रोटोथीरिया उपवर्ग से आते हैं। प्रोटीरिया अंडे देने वाली स्तनधारी होती है। मेटाथीरिया अपरिपक्व बच्चों को जन्म देते हैं जो मार्सुपियल नामक थैली में विकसित होते हैं, उदाहरण स्वरूप कंगारू। यूथीरिया पूर्ण विकसित बच्चों को जन्म देते हैं जैसे मनुष्य। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, यह देखिए क्वेश्चन नंबर 10। हेरोन मार्क 2 ड्रोन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हेरोन ड्रोन मार्क 2 सैटेलाइट से नियंत्रित होने वाला ड्रोन है जो 250 किलोग्राम हथियार लेकर उड़ सकता है। इजराइल द्वारा निर्मित यह ड्रोन एक बार में 36 घंटे तक उड़ान भरने में सक्षम है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है। आगे है ये इसका एक्सप्लेन देख लेते हैं। हेरोन ड्रोन मार्क 2
हेरोन ड्रोन मार्क 2 इजराइल द्वारा निर्मित ड्रोन है जो 250 किलोग्राम हथियार लेकर उड़ सकता है। एक बार में 36 घंटे तक उड़ान भरने में सक्षम है। इसमें थर्मोग्राफिक कैमरा, एयरबॉर्न सर्विलांस, विजिबल लाइट, रडार सिस्टम आदि लगा हुआ है। इसमें एंटी जैमिंग तकनीक लगी हुई है और यह किसी भी मौसम में उड़ने के लिए सक्षम है। नेक्स्ट है, भारत को भी इजराइल से हेरोन ड्रोन मार्क 2 प्राप्त हुए हैं, जिसे नॉर्थ रीजन में एक फॉरवर्ड पेपर बेस तैनात किया गया है, जिसे एक साथ पाकिस्तान और चीन पर नज़र रखी जा सके। यह अपने बेस से उड़कर मिशन पूरा करके खुद ही वापस लौट सकता है। तो हम आज देख लिए 10 क्वेश्चन देखे और करंट देखे, उसका एक्सप्लेनेशन देखे। तो आज के लिए इतना ही। जल्द ही मिलते हैं कल नए करंट अफेयर, नेक्स्ट डे डेली करंट अफेयर के साथ जल्दी मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोगों को थैंक यू सो मच।